मैं आज आपने हमको वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट पे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए अपने हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ अपने नेतृत्व को भी सहृदय आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज बोलने का मौका दिया है। और नवादा संसदीय क्षेत्र जो ऐतिहासिक मगध का हिस्सा है, वहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मुझे इस सदन में भेजा। अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। अध्यक्ष जी, मैं अपने विपक्ष के उन साथियों को भी बधाई देना चाहूँगा जो आज बैसाखी के सहारे इस सदन में पूरे एक दशक के बाद विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने में सफल हुए। अंग्रेजी भी बड़ा विचित्र भाषा है। आप किसी भी पहलू को उठा लीजिए तो उसके लिए शब्द उसमें जरूर मिलेंगे। और इस चुनाव के बाद जो है एक संज्ञा दी गई, मॉरल विक्ट्री बता रहे। इस पर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद पड़ता है कि खुद की हैसियत होगी तो दुनिया कद्र करेगी, किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। अध्यक्ष जी, एक दशक तक सरकार चलाने के बाद तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाना आसान नहीं होता है, और वो भी उस परिस्थिति में जब इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में कोरोना महामारी ने पूरे देश दुनिया को अपने गिरफ्त में कर लिया। कोरोना महामारी के बाद विश्व में अर्थव्यवस्थाओं का जो हाल हुआ ये किसी से छुपा नहीं, और आज भी अनेक इकोनॉमीज जो हैं पूरे दुनिया के संघर्ष कर रही हैं, और भारत ने पिछले क्वार्टर में 8.2% की ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है। ये एनडीए की जीत सामान्य नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण तो है ही। कोरोना महामारी के बाद अगर आप वैश्विक राजनीति को देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि अधिकतर राष्ट्रों में सत्ता परिवर्तन हुए, चाहे अमेरिका हो, ब्राजील हो, इजराइल हो, जर्मनी हो, और हाल ही में आपने इंग्लैंड में भी देखा। इन सब के पीछे प्रमुख कारण इस देशों की अर्थव्यवस्था में संकट ही था। वहीं भारत में हमने देखा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री जी पर और उनकी आर्थिक नीतियों पर तीसरी बार विश्वास करते हुए पुनः उन्हें सत्ता में काबिज किया है। अध्यक्ष जी, ये वर्तमान बजट भी उन्हीं सकारात्मक आर्थिक नीतियों का परिचायक। मैं तो बड़ा अचंभा में रहा इस बजट के पेशी के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं। और अगला दिन जब मैं सुबह के कई अखबार को देखा तो अक्रॉस सेक्टर्स, और चाहे वो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हो या सामान्य न्यूज़पेपर हो, उसमें जब विचार देखे और हेडलाइंस पढ़ा और यहाँ पे जब रिएक्शंस देखा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि इतना बड़ा डिस्क्रिपेंसी और गैप ये कैसे है। क्या क्या हेडलाइंस छपे। द बजट इज अनरफल्ड बाय 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स, द जॉब ऑफ जॉब क्रिएशन डन वेल, spending gets rural springboard, future proofing the Indian economy, अनुभव पर आधारित व्यवहारिक बजट, वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार। ये तो सारे अखबारों का हेडलाइन था। लेकिन चलिए, सीजन चल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिन प्रायोरिटीज का जिक्र इस बजट में किया है वो 9 प्राथमिकताओं के देश को नवसृजन का आधार बनाने वाली है। ये प्रायोरिटीज हैं प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अब क्या बाहर बचता है कि देश के पैमाने पर अगर आप चिंता करें, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि यह बजट सीमित होकर रह गया है बिहार और आंध्र पर, पूर्वोत्तर पर, पूर्वोदय पर। इतना संकुचित पूरा राष्ट्र का बजट को कर दिया गया है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अगर भारत का इतिहास से अगर आप बिहार को हटा देंगे तो दुनिया का कोई ज्ञानी को यह कलम नहीं उठ पाएगा कि इतिहास भारत का कहां से आरंभ करें और कैसे लिखना शुरू करें। अध्यक्ष जी, मैं बिहार के जिस क्षेत्र से सांसद हूं वो मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मगध एक ऐतिहासिक राज रहा है। हम सभी ने इतिहास की किताबों में इसका वर्णन सुना भी है और पढ़ा भी।
सम्राट अशोक का साम्राज्य मगध से जो चलता था वह ईरान, थाईलैंड, अफगानिस्तान सब तरफ फैला हुआ था। परंतु आज मगध की स्थिति कुछ अलग। मगध अपने शौर्य और वैभव का भी स्थान इतिहास में पाता है और अपनी बर्बादी का भी गाथा एक कालखंड में बनाया है। आज मगध विकास की राह जो रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे श्रीकांत वर्मा, उन्होंने अपने काव्य संग्रह मगध में मगध की स्थिति का जो वर्णन किया है मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। यहां मैं मगध को देखता हूं, यहां वह लुप्त हो जाता है, लेकिन न तो मगध है और न ही मगध। आप भी खोज रहे होंगे भाई, ये वो मगध नहीं है जिसके बारे में आपने किताबों में पढ़ा है, ये वो मगध है जिसे आपने भी मेरी तरह खो दिया। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने मगध की ऐतिहासिक विरासत को बचाने का कार्य इस बजट के माध्यम से किया है। इसलिए हम बिहार वासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। चाहे वो गया का विष्णुपद मंदिर हो, बोध गया के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समान गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को विकसित करना हो, राजगीर में पर्यटन के विकास की बात हो, गया वैशाली एक्सप्रेसवे हो जो नवादा होकर गुजरेगी, इंडस्ट्रियल हब गया में एक बनाने की बात। सिर्फ गया में नहीं, ये कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का एक हिस्सा है। जिस राज्य से पार करेगा वह हर जगह एक एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात। चेन्नई वाइजैक कॉरिडोर की भी घोषणा हुई है, लेकिन चर्चा सिर्फ गया का है और कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर के नाम से भी नहीं है। यह सब कुछ बिहार तक आके सीमित हो गया और अगर पार भी कर रहा है, वहां बन भी हो रहा है, तो शोर काहे का है। विष्णुपद अध्यक्ष जी हिंदू धर्म की रीतियों का अंतिम पड़ाव है। गया जी में मरणोपरांत पिंडदान और तर्पण करने वाले देश के अलावा विश्व के कोने कोने से करोड़ों लोग आते हैं। क्या इसका विकास होना गलत है? तो शोर काहे का है? इन सभी के माध्यम से मगध क्षेत्र के वैभव को पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और गया और मगध यह विकास सरकार के विकास और विरासत का एक अद्भुत मिश्रण है जिसकी चर्चा इस बजट में की गई है। अध्यक्ष जी, केवल मगध ही नहीं, पूरे बिहार के विकास हेतु सरकार ने सहायक कदम उठाए। चाहे वो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हो, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो 2400 मेगावाट का पावर प्लांट जो फिर पैथी में लग रहा हो। बिहार के विकास में, विशेषकर उत्तरी बिहार में विकास में एक प्रमुख बाधा कोसी वाली बाढ़ थी। एक सदस्य हमारे कह रहे थे कि बाढ़ तो पूरे दुनिया में आता है, पूरे देश में आता है, हमारे भी क्षेत्र में आता है। अरे आता तो है, अमेरिका में भी आता है, ये कौन नहीं जानता? इसमें ज्ञान क्या है? लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। क्या बिहार का बाढ़ एक कितनी दास्तां, कितने सिनेमा, कितने कहानी, कितने कविताएं लिख के जा चुका है और आप उसको हल्का बना रहे। साल दर साल जो वर्णन किया जाए रोंगटे खड़ा करता है और इसका प्रबंध आज तक कोई सरकार नहीं किया। पहली बार अगर एक ठोस प्रबंधन हुआ है तो अध्यक्ष जी ये सराहनीय कदम है और इसी को दुष्यंत कवि ने कहा आग होता, जो हमारे प्रधानमंत्री पे सीधे चरितार्थ होता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को जानबूझ पहुंचाया गया है फायदा, अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। तो भेदभाव क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। अब जब देश में कांग्रेस की प्रथम सरकार बनी तो उसने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की नीति लाई और उसने बिहार को तबाह कर दिया। भेदभाव तो बिहार के साथ आज हुआ, दशकों पहले इसका यात्रा आरंभ हो गया। जो आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि बिहार या पूर्वोत्तर के विकास के बिना आर्थिक समानता संभव है क्या? और यदि उनका उत्तर हाँ में है तो उन्हें राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धिनकर की एक पंक्ति से समझाना चाहूंगा कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इसलिए जो भी बजट में हमें मिला है वो हमारा हक का है। हम बिहारवासी न किसी का हक लेना आता है न किसी का हक मारना आता है। अध्यक्ष जी मेडन स्पीच है इस सदन का। अध्यक्ष जी, इन लोगों को बिहार का विकास देखा नहीं जा रहा है क्योंकि वे
वही लोग हैं जो बिहार में बाढ़ आने पे ठीक ही भारती जी ने कहा कि कहते थे कि भाग्यशाली हो कि आपके घर के दरवाजे पे मां गंगा आई है, आरती उतार लो। अध्यक्ष महोदय, दशकों से जो विनाश का तांडव हुआ उसका वर्णन मैं करना नहीं चाहता। और ये वही लोग हैं, उसकी भी चर्चा हुई कि सड़क बनाने पर पुलिस तुम्हारे दरवाजे पे आ जाएगी। मेरे विपक्ष के साथी चाहते हैं कि हमारा बिहार बाढ़ में डूबा रहे और विकास से दूर रहे। केंद्र में सत्ता में तो आप लगातार 10 साल रहे, 14 तक आप ही कर देते, हम उसका स्वागत करते, लेकिन किया क्यों नहीं? और जब आज हो रहा है तो आपत्ति और कुंठा किस बात की? विवेक जी प्लीज कंक्लूड। अरे अभी तो श्रद्धेय अटल जी ने बाढ़ का पावर प्लांट चालू कराया, एम्स पटना दिया, रोड बनने पर काम शुरू हुआ। एनडीए की सरकार जब बिहार में नीतीश जी और सुशील जी के नेतृत्व में बनी तो बिहार मॉडल की बात शुरू हुई। आपके समय की ख्याति बिहार के विकास से कोसों दूर थी और किन कारणों से ख्याति हुई ये जग जाहिर। आपके पार्टी के कप्तान एक का बजट पर जो बयान कल आया है बड़ा दुखद था। कहा कि 2 थाली, एक में पकौड़ा और एक जलेबी में। बिहार आंध्रा पूर्वोत्तर ये सब मतलब अगर विकास के रास्ते पे चला है तो आपत्ति इतनी बड़ी, दुर्भाग्य है ऐसा। अरे बिहार वासियों ने 10 को गुहार लगाई, बंटवारा हो गया, कुछ भी नहीं बचा अध्यक्ष जी। बाढ़, सुखाड़, स्कैम, क्राइम, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था हमारे बिहार में। आप समाप्त कीजिए। विशेष ध्यान के लिए अध्यक्ष जी 2 मिनट में सुबह से बस खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब बिहार आगे बढ़ेगा और मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, इस बजट के माध्यम से पूर्वी भारत का जो बात की गई है ये समझना पड़ेगा कि हमारा बिहार का एवरेज इनकम गोवा से भी 10 गुना कम। और पूर्वोदय की बात प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं शुक्रगुजार हूं। और सत्ता में आए तो आज नहीं, 2014 से पहला फोकस उन्होंने किया है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। कल मेरे दोस्त विप्लव जी ने भी इस पर बड़ा विस्तार से बताया है कि पूर्वोत्तर भारत में, आप तो खुद अध्यक्ष जी इसके साक्षात गवाह, कि पूर्वोत्तर नीति से पूर्व के सूर्योदय का वक्त अब आ गया है और वो सराहनीय है। और इसी पे राष्ट्र कवि ने कहा था, हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा। सूर्य को उगना पड़ेगा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही। धन्यवाद विवेक जी। से सुधाकर सिंह जी। अध्यक्ष जी मैं बस आपको एक 2 मिनट जरा, मैं सुबह से ये है, देखिए मेडल स्पीच है, आप इसका कदर करिए अध्यक्ष जी। मैं ये कहूँगा, 1 मिनट में, मैं 2 मिनट में बस खत्म कर रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मैं सांसद हूं, आकांक्षी जिला। मेरा एक सुझाव है और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो आरंभ हुआ है वो एक क्रांतिकारी कदम है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का हमारे यहाँ नवादा, शेखपुरा, बरबीघा, ये सब जो क्षेत्र मेरे में आते हैं, जो दोनों 300-400 फीट तक पानी की गहराई चल गई है, इन सबों को जो पुराने से चिन्हित हैं उनको भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को सीएसआर के माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, बड़ा ही फायदा होगा ये सभी क्षेत्रों को। देखिए बोलने को तो बहुत कुछ है अध्यक्ष जी, लेकिन मैं अंत में आपके आदर करते हुए यही कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं जरूर एक बात आपसे अनुमति लेके कहूंगा कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आना चाहूंगा। सरकार बनने का निरंतर कैपेक्स में बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष जो भारत सरकार का कैपेक्स है वो है 11,11,100 करोड़ रुपए का। पिछले 3 वर्षों में ये दुगुना होकर जीडीपी के 107 से बढ़ के 3.4% हो गया है। आजादी के बाद इस वित्तीय वर्ष में ये सर्वाधिक। धन्यवाद जी। सुधाकर सिंह जी। अध्यक्ष जी 10 वर्ष पूर्व जब हम सरकार में आए थे अध्यक्ष जी, तो कैपेक्स मात्र 2,29,128 करोड़ था, जो आज 11 लाख करोड़ हो चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू। एक मिनट आधा सेकंड बजट में वित्त मंत्री 30 सेकंड में आप खत्म कीजिए। 30 सेकंड में किया था 5.6%, इसलिए ये संभव है। मोदी है तो मुमकिन है, इस चीज को जान लेना। थैंक यू। सुधाकर सिंह जी, प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे देश की संसद में जाने का अवसर दिया। दूसरी तरफ बक्सर की महान जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीतकर यहां भेजा बिहार की हक की लड़ाई के लिए। मैं इस बजट से भारी निराश हूं, विशेष रूप से